सो नेक्स्ट इज रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन से अलग कैसे पड़ता है भाई? रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन से अलग कैसे पड़ता है? तो उसका आंसर है कि जो रिवर्सिबल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन था वहाँ पर तेरा फेज सेम था, वहाँ पर सॉलिड से सॉलिड लिक्विड से लिक्विड ही रहता था, बट यहाँ पर सॉलिड बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा गैस, कुछ भी फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके क्राइटेरिया क्या लिखूंगा मैं? इसके क्राइटेरिया में लिखूंगा ओके, फेज डिफरेंट, वेरिएबल्स सेम, राइट, करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। मेनली प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रहेगा करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अभी दिखाता हूं। एंड आइडियल सिस्टम, ठीक है। फेज डिफरेंट होता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात चल रही है। सो फेज डिफरेंट, वेरिएबल्स सेम, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम, एंड वो एक दूसरे करस्पॉन्डिंग होते हैं। अब कैसे करस्पॉन्डिंग? देख, फेज सेम, पहले एक एग्जांपल देखा देता हूँ इसका। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड से H2O वेपर में जा रहा है, राइट। अब ये जा रहा है -10 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, वेरिएबल सेम, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम, 1 एटमोसफियर एंड 1 एटमोसफियर। दूसरा सेम ही H2O लिक्विड में से H2O वेपर, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमोसफियर एंड 1 एटमोसफियर, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स है। अब मैं बोलूँ इसमें से एक जो है वो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, बट दूसरा जो है वो इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। देख, फेज ट्रांसफॉर्मेशन दोनों है, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हाँ, फेज डिफरेंट, ओके। वेरिएबल सेम, वेरिएबल्स भी सेम है, बट स्टिल इसमें से एक जो है वो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा वो इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन इज कौन सा एंड वाई? तो ये जो है वो है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो है वो है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये इरिवर्सिबल। क्वेश्चन इज वाई, तो उसका आंसर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। देख, जो डिफरेंस है वो यहीं पर है ना, टेम्परेचर में। तो ये टेम्परेचर क्या दिखाता है और ये टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर दिखाता है, कौन सा टेम्परेचर है? फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर है? फ्रीजिंग पॉइंट। आई एम सॉरी, इसको वेपर से अच्छा है सॉलिड कर ले। 0 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ, सॉलिडिफिकेशन होगा, तो इसको सॉलिड कर ले इसको, हाँ, वरना मुझे यहाँ पर 100 करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड कर ले, राइट, हाँ। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। लिक्विड से वेपर तो 100 पर जाएगा ना, हाँ, इसीलिए। सो देख, फिर भी फेज डिफरेंट, वेरिएबल सेम, -10 -10, 1 1, 0 0, 1 1, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है? लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है, राइट। कौन से टेम्परेचर पर होता है? फ्रीजिंग कौन से टेम्परेचर पर होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तो क्या है? -10 है। इसीलिए ये जो लाइन है उसका मतलब ये है, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर का मतलब, अगर मेल्टिंग प्रोसेस है तो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एंड अगर बॉइलिंग है तो बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, अगर सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन टेम्परेचर होना चाहिए, और ये सारी प्रोसेस 1 एटमॉस्फेयर पर ही होती है। जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम 1 एटमॉस्फेयर पर ही निकालते
है, 1 एटमॉस्फेयर ही निकालते हैं। इसी तरह अगर मैं इस रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर मैं अगर 2 एटमॉस्फेयर कर दूँ तो ये जो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन था वो बन जाएगा इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो बन जाएगा व्हाट, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ध्यान में रखना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सा इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फेज डिफरेंट एंड वेरिएबल सेम, दोनों साइड वेरिएबल सेम, बट कौन से, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, राइट। मेल्टिंग है तो मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए, बॉइलिंग है तो बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए। एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल देख ले। ठीक है, सो इस प्रोसेस के दौरान एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, चल अपना खुद से मतलब H2 का ही बेटर रहेगा। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जा रहा है, राइट। अब मुझे इसको रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तो ही बता टेम्परेचर कौन सा लूँगा, 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना, आई एम सॉरी, जीरो लूँगा, आई एम सॉरी अगेन, फिर से 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है इसका, 0 डिग्री बाद वो, और प्रेशर क्या लूँगा, 1 एटमॉस्फेयर, राइट। ये देख ले, H2O लिक्विड में से H2O वेपर, ये कौन सा है, मेल्टिंग टेम्परेचर। यहाँ पर क्या लूँगा, लिक्विड से वेपर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कौन सा, वेपराइज बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट TB बॉइलिंग पॉइंट है, और 1 एटमॉस्फेयर ही ये होता है, 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 3 एटमॉस्फेयर कर दूँ तो ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल चला जाएगा, और ये भी रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल। सो इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू heat given to the system upon temperature, heat transferred during the reversible phase transfer, heat transfer during the reversible phase transformation upon temperature corresponding to phase transformation, upon temperature corresponding to phase ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ एक फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, मेल्टिंग है तो यहाँ डेल्टा HM, राइट। एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग के लिए तो कितनी हीट दे रहा है वो, राइट, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, राइट, या फिर मैं बोलूँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, यस, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डेल्टा HF। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा HV, तो वो यहाँ रख दूंगा उसकी वैल्यू अपॉन T, ठीक है। तो वो देखता हूँ आगे। अगर मेल्टिंग है तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लेकिन अगर फ्रीजिंग है, तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड जाएगा, राइट। इस प्रोसेस के दौरान मुझे तो डेल्टा S बता, राइट, डेल्टा H अपॉन T, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T, डेल्टा H अपॉन T, ठीक है। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T। ये डेल्टा HM होगा मेल्टिंग, डेल्टा HM, राइट। क्यों डेल्टा HM लिया दोनों केस में, और डिफरेंस क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी,
इसीलिए ये जो वैल्यू होती है वो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और एंट्रोपी भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। ये जो है लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, यहाँ पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी। सो लिक्विड से सॉलिड, राइट। देख सॉलिड से लिक्विड अपने आप पिघल जाएगा, इसीलिए डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिक्विड से सॉलिड कभी अपने आप फ्रीज नहीं होता, इसीलिए डेल्टा एच नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखना। वेपराइजेशन की बात करूँ, वेपराइजेशन लिक्विड टू वेपर या फिर कंडेंसेशन, वेपर टू लिक्विड। लिक्विड टू वेपर क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा और यहाँ से हीट निकालना पड़ेगा, यहाँ से हीट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। ठीक है, इसीलिए तुझे ध्यान रखना है कि तुझे वेपराइजेशन दिया है या कंडेंसेशन दिया है, तुझे ये डेल्टा एच वी की वैल्यू ही देगा। तुझे ध्यान रखना है कि तू पॉजिटिव रखेगा या नेगेटिव रखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हीट दे रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव, यहाँ से हीट निकाल ले दीजिए नेगेटिव। ठीक है, फिर मैं लूँगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, सॉलिड टू वेपर या फिर डिपोजिशन, वेपर टू सॉलिड। ये करने के लिए तो हीट देना पड़ेगा, ये करने के लिए निकालना पड़ेगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी, यहाँ पर भी सेम डेल्टा एस यू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। नेक्स्ट हेडिंग लगा, नेक्स्ट हेडिंग लगा। ठीक है, ट्रोटोन्स लॉ। ये एक एम्पेरिकल लॉ है भाई। एम्पेरिकल लॉ का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की मदद से कुछ लॉ खुद से दिया है, उसने साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन की मदद से एक लॉ दिया है, बस दैट्स इट। उसका कुछ प्रूफ वूफ नहीं है, एम्पेरिकल है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ liquids which does not show any strong associative or dissociative force like hydrogen bonding. Liquids which does not show any strong associative or dissociative force like hydrogen bonding have the entropy of vaporization have the entropy of vaporization in the range 85 to 88 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो मोस्ट ऑफ liquids which have boiling point more than 150 Kelvin and does not show hydrogen bonding their entropy of vaporization is almost equal to 10.5 R. Best suitable example benzene and toluene. Best suitable example benzene and toluene.
ठीक है, अब देख लॉ क्या कहना चाहता है, Torton's law, liquids which does not show any strong associative or dissociative force like hydrogen bonding have entropy of vaporization in the range 85 to 88 जूल पर केल्विन पर मोल। और वही चीज़ को मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे ही टाइप के liquids which do not show hydrogen bonding have the entropy of vaporization 10.5 R। देख 10.5 R का मतलब क्या होता है, 10.5 मल्टीप्लाई बाई 8.314, इसी रेंज के बीच में आएगा, इसी रेंज के बीच में आएगा, 85 टू 88 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोलिए, याद क्या रखना है, बेंजीन एंड टोल्यूइन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। क्या दिया है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब बेंजीन एंड टोल्यूइन का कोई एग्जाम्पल आए तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू, किसकी, डेल्टा एस की वैल्यू इज 10.5 आर तुझे लेनी है, 10.5 आर तुझे लेनी है। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू 10.5 आर लेनी है अगर तुझे गिवन ना हो तो। एक जैम में क्वेश्चन पूछा हुआ था काफ़ी साल पहले, बाकी तो कहीं पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देख अभी तक एंट्रोपी के बारे में क्या पढ़ा, तीन फॉर्मूला कौन से तीन फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस आर लॉन वी टू बाई वी वन, एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस आर लॉन वी टू बाई वी वन। कहाँ गया, हाँ यहाँ भी आएगा, यस, हाँ ये रहा फर्स्ट फार्मूला, थर्ड फार्मूला, तीनों को कंबाइन करके ये रहा। देख तीन फार्मूला फॉर रिवर्सिबल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर फेज सेम है बट वेरिएबल डिफरेंट है, एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉन वी टू बाई वी वन। दूसरा क्या है, एन सी पी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉन पी वन बाई पी टू। तीसरा क्या है, एन सी वी लॉन पी टू बाई पी वन प्लस एन सी पी लॉन वी टू बाई वी वन। ठीक है, बाकी तुझे जो भी पूछे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कुछ भी रिएक्शन पूछ ले तू लिख सकता है। ठीक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 होती है, याद रखना क्यों, डी क्यू उसमें 0 होता है, राइट। पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे उसको भी आगे, चिंता मत कर। एंट्रोपी चेंज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, हाँ यहाँ पर देख ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, जिसका एग्जाम्पल तुझे दिया था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2O लिक्विड में से H2O वेपर में जा रहा है, H2O लिक्विड में से H2O वेपर में जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस वाला, 125 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, 1 एटमोसफियर एंड 1 एटमोसफियर। देख फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो है बट इरिवर्सिबल है, राइट। मतलब जो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सेट ना हो, बाकी जो सारे हो वो सारे इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्म होगा और 1 एटमॉस्फेयर पर ही होगा एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, H2O लिक्विड में से H2O सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फियर, 1 एटमॉस्फियर। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में गया, लिक्विड का -10, राइट। एक्चुअली में ये कहाँ होना चाहिए था ये प्रोसेस, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन -10 इसलिए ये इरिवर्सिबल। ये रिएक्शन अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता, 100 यहाँ पर, तो ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, H2O लिक्विड में से H2O वेपर 100 डिग्री सेल्सियस
100 डिग्री सेल्सियस, 3 एटमोसफियर, 3 एटमोसफियर। देख यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लिक्विड में से वेपर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट भी है, बट प्रेशर गलत है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली हम 1 एटमोसफियर पर ही मेजर करते हैं, 1 एटमोसफियर पर ही मेजर करते हैं, इसीलिए ये भी इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? एंट्रोपी चेंज करेस्पॉन्डिंग टू irreversible phase transformation can be obtained by converting them into reversible phase ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं तुझे कोई नया फॉर्मूला देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो तूने 4 फॉर्मूला देखे, 3 रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के और एक चौथा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, वही 4 फॉर्मूला का यूज करके ये इरिवर्सिबल का मैं एंट्रोपी चेंज निकालूंगा। कैसे? ये इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को आई विल कन्वर्ट इनटू रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देख एग्जांपल लेता हूँ, ओके, हाँ भाई ठीक है। हो रहा है क्या? आई होप तूने लिख लिया होगा, राइट। इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट करूंगा मैं रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, कैसे वो देखते हैं अभी, राइट। तो पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। कौन सा? H2O लिक्विड वो कन्वर्ट होता है H2O वेपर में, राइट। इसको रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, यहाँ ऊपर लिखता हूँ, H2O लिक्विड वो कन्वर्ट होता है H2O वेपर में। कौन से डिग्री सेल्सियस, कौन से टेम्परेचर पर? अगर इसको रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे, तो कौन सा टेम्परेचर लूँगा? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, बॉइलिंग पॉइंट। बट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 75 डिग्री सेल्सियस और 125 डिग्री सेल्सियस, राइट। हाँ, तो प्रेशर को वही रहने देता हूँ, 1 एटमोसफियर। ठीक है, तो इसको मैं रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ले जाऊँ? तो देख एकदम ध्यान से भाई, एकदम ध्यान से। फर्स्ट H2O लिक्विड वो रहेगा H2O लिक्विड में ही, H2O लिक्विड वो रहेगा H2O लिक्विड में ही। क्यों सर? देख 75 डिग्री सेल्सियस है, 1 एटमोसफियर है, 1 एटमोसफियर, तो उसको मैंने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमोसफियर। ये कौन से में चला गया? देख फेज सेम, वेरिएबल डिफरेंस, वो 3 फॉर्मूला वाले में चला गया, राइट। कौन सा लूँगा मैं? पी की टर्म वाला एक फॉर्मूला लूँगा, आइसोथर्मल, आइसो बारीक है तो NCP ln T2/T1 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड, पहले यहाँ से यहाँ मैं ले जाऊँगा, सेकंड क्या करूँगा? H2O लिक्विड में से मैं ले जाऊँगा, अब फेज चेंज करूँगा, H2O वेपर 100 डिग्री सेल्सियस, क्या ले जाऊँ 125? आंसर इज नो, आंसर इज नो।
अगर तू फेज चेंज कर रहा है तो वेरिएबल चेंज मत करना, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर तूने वेरिएबल चेंज किया, फेज तूने सेम रहने दिया, ठीक है। ये किस फॉर्मूला से होगा, डेल्टा एस इज इक्वल डेल्टा एच अपॉन टी। क्यों, फेज डिफरेंट वेरिएबल सेम, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, अब होगा H2O वेपर से H2O वेपर 100 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब इन 3 स्टेप में मैंने क्या किया, ये इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को जो एक ही है उसको 3 अलग अलग रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। अब मुझे उसका टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 प्लस डेल्टा एस 3, ठीक है। अब देख डेल्टा एस 1 कैसे निकालूंगा, डेल्टा एस 1 इज इक्वल टू एन सी पी लॉन T2 अपॉन T1, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस आर लॉन P1 अपॉन P2, क्या रखूंगा मैं, नहीं, आइसोबारिक है तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बता डेल्टा S2 इज इक्वल टू, ये कौन सा है, फेज ट्रांसफॉर्म हुआ है और रिवर्सिबली हुआ है, इसीलिए डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन T, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन T, वेपराइजेशन हुआ है ना, क्या रखूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर इज पॉजिटिव। डेल्टा एच वेपराइजेशन की पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, डिवाइडेड बाय उसको 100 डिग्री यानी 373 केल्विन से डिवाइड करूंगा। एंड थर्ड डेल्टा एस 3 इज इक्वल टू सेम ये वाला एन सी पी लॉन T2 अपॉन T1, यहाँ पर T2 इज 125, T1 इज दिस, यहाँ पर भी n रखूंगा भाई, यस n रखूंगा, n डेल्टा एच वी अपॉन टी, n मोल है तो 1 मोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मोलर में होती है, तो डेल्टा एस टोटल कैसे मिलेगी मुझे, n सी पी लॉन कितना होता है 373 अपॉन 100 डिग्री मतलब 373, और ये 25 मतलब उसमें से 75 मतलब 290 नहीं, उसमें से 25 कम करना पड़ेगा ना, यस, तो 50, हाँ 348 आई थिंक, देख लेना भाई, प्लस एन डेल्टा एच वी अपॉन टी प्लस एन सी पी लॉन 125 मतलब इसमें 25 ऐड करूँगा तो 398 अपॉन 100 मतलब 373, देख ले भाई, देख ले, ऐसे करके मैं डेल्टा एस टोटल निकाल सकता हूँ, ठीक है, देख ले। सो ये होता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेट में, CSIR में, जैम में कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट अगर आए गेट में या जैम में आएगा, CSIR में तो नहीं आएगा, अगर आए तो कुछ ना कुछ सारी वैल्यू दी होगी, तुझे फटाफट करके कैल्सी का यूज़ करके ये निकालना हो सकता है। वैसे तो मेरे ख्याल से इतना लेंथी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि तुझे 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, H2O सॉलिड में से जा रहा है H2O लिक्विड एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, खुद ट्राई कर सकता है, 2 एटमॉस्फेयर, खुद ट्राई तू कर सकता है, वीडियो पॉज करके देख। सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड कौन सा प्रोसेस हुआ है, मेल्टिंग हुआ है, कौन से टेम्परेचर पर होना चाहिए था, 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन नहीं हुआ है, तो इसीलिए इरिवर्सिबल है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, सॉलिड से H2O सॉलिड ही रहने दूंगा और -10 डिग्री सेल्सियस से मैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊंगा। 2 एटमॉस्फेयर है, उसको मैं 1 एटमॉस्फेयर पर ले जाऊंगा, ठीक है, उसको मैं 1 एटमॉस्फेयर पर ले जाऊंगा। एक ही स्टेप में मैं 2 से 1 चला गया, क्यों, अब मैं यहाँ पर एन सी पी लॉन T2 अपॉन T1 ये तो रखूंगा ही रखूंगा,
प्लस एन आर लॉन P1 अपॉन P2, ये भी रख दूंगा तो हो जाएगा मेरा काम, तो ये था फर्स्ट वाला। देख ले भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से, कॉलेज वॉलेज में नहीं सिखाएंगे, ठीक है। ये देख ले, अब H2O सॉलिड में से H2O लिक्विड जाएगा कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक। यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू बता, डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा H मेल्टिंग अपॉन T, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, डेल्टा S1। अब थर्ड H2O लिक्विड, उसमें से H2O लिक्विड ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, 2 कहाँ जाना है मुझे, 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर से मैं जाऊंगा 2 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर फिर से P वाली टर्म ऐड कर दूंगा, क्या थी, डेल्टा S3 इज इक्वल टू CP लॉन T2 अपॉन T1 प्लस R लॉन P1 अपॉन P2। इन तीनों को ऐड कर दे, आ जाएगा तेरा आंसर। n हटा देता हूँ सिर्फ तेरे लिए, तुझे गड़बड़ी ना हो। सो अगर n ऐड करना है तो यहाँ ऐड, यहाँ सब दोनों जगह ऐड। तो ये होता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज़ बतानी थी तुझे, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ किसका S वर्सेस T का, S वर्सेस T का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देख, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एंट्रोपी कुछ ना कुछ एंट्रोपी मिल रही है, राइट, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है उसके अंदर, राइट। लेकिन साथ में साथ टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, सपोज ये प्रेशर 1 है तो ये वाली टर्म नहीं है, ऐसा मान ले, यहाँ दोनों पर वो 1 वाली टर्म नहीं है, इसलिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये इस पॉइंट पर अभी फ़िलहाल है, तो वहाँ से ये यहाँ पर गई, राइट, यहाँ पर आया S2, ये S1 है, डेल्टा S1, S2 में देख टेम्परेचर सेम है लेकिन डेल्टा S की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे। फिर से यहाँ आ जा तो सेम इसके जैसा, तो ये ऐसे, तो ये हो गया उसका S वर्सेस T ग्राफ। सपोज और स्टेप होते तो ये ऐसे जाता, तो ये ऐसे स्टेयर चलते रहते हैं, राइट, स्टेयर्स चलते रहते हैं। तो ऐसा ग्राफ होता है S वर्सेस T का फॉर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एंट्रोपी का ख़त्म करता हूँ टॉपिक, लास्ट है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। यहाँ सिर्फ हम आइडियल मिक्सिंग पढ़ने वाला है भाई, ठीक है, तो और कुछ मत लेकर आना। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, राइट, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, मैं बोलूँगा आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, राइट। कंडीशंस क्या होती है फॉर एन आइडियल मिक्सिंग। देख क्या है ये आइडियल मिक्सिंग, मैं कुछ अलग अलग गैस को मिक्स कर रहा हूँ, उस प्रोसेस के दौरान मेरा एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो डिटरमाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्यों, क्योंकि मुझे आइडियल मिक्सिंग करना है। तो आइडियल मिक्सिंग कैसे होगा, आइडियल मिक्सिंग करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशंस मैं लिखता हूँ, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब प्रोसेस के दौरान, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। डेल्टा U मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सेकंड, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ये, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक प्रोसेस होती है, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, राइट।
थर्ड, नो केमिकल रिएक्शन शुड हैपन. No chemical reaction should happen. And fourth, gas behaves ideally. गैस आइडियली बिहेव करता है, तभी जाके ये सब पॉसिबल होगा भाई, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मिक्सिंग करने से रिजल्ट क्या आएगा? एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0. प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. राइट. अब सीधा फॉर्मूला पर जाता हूँ. फॉर्मूला देख ले भाई, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है. डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, या फिर इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई, या फिर इज इक्वल टू माइनस एन आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई. अब सबसे पहले तुझे एन आई बता देता हूँ. एन आई क्या होता है? राइट, मोल्स ऑफ आइथ स्पीसीज, आइथ गैस, मतलब दो गैस है तो फर्स्ट गैस का मोल, सेकंड गैस का मोल, ऐसे करके. राइट. एक्स आई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आइथ गैस. ठीक है, आइथ गैस. ठीक है, ये होता है. अब सर 3 फार्मूला क्यों लिखे हैं? तीनों की यूनिट्स अलग अलग है, इसीलिए 3 फार्मूला लिखे हैं. राइट. माइनस आर समेशन ऑफ एन आई, तुझे तीनों याद होने चाहिए. और यही स्टेप में देख, पहला ये फार्मूला तो याद रहना ही चाहिए. माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ये होता है जूल पर केल्विन में. मतलब ये टोटल एंट्रोपी है जूल पर केल्विन में. हाँ, डेल एस का यूनिट क्या होता है भाई? हाँ, ये बात रह गई. क्यू का ही हीट का जूल, टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल पर केल्विन होता है डेल्टा एस का यूनिट. लेकिन अब यहाँ उसने क्या किया है? एन आई में से एक्स आई से लगाया, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स किया है. मतलब ये जो मोल्स थे वो बन गए मोल फ्रैक्शन. क्या होता है? एन को डिवाइड करना टोटल मोल से डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. तो इसीलिए ये बन गया मोल फ्रैक्शन. मतलब उसने अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय टोटल मोल किया है. अब टोटल मोल से डिवाइड करने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? जूल पर केल्विन पर मोल, एक मोल की डेल्टा एस मिक्सिंग मिलती है. तो ध्यान रखना, यूनिट कौन सा दिया है? जूल पर केल्विन में निकालनी है. टोटल एंट्रोपी पूछी है या फिर मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पूछी है. मोलर एंट्रोपी मिक्सिंग मतलब पर मोल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग. और ये यहाँ पर उसने क्या किया है? देख, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को वापस टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पर मोल वाला फंडा निकल गया, इसीलिए वापस जूल पर केल्विन मिला. ठीक है, आई होप थोड़ा समझने में टफ तो वैसे नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो. फिर से एक बार समझा देता हूँ. डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई. एक रिक्वेस्ट है तुझसे, तू अगर ऑफलाइन आ सकता है तो आजा प्लीज़. मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे लिए बोल रहा हूँ. मैं तो यहाँ आकर पढ़ा रहा हूँ अकेला. ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तेरे लिए ही है, बाकी तेरी मर्जी. डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई जूल पर केल्विन. ठीक है, ये फॉर्मूला है. इसको मैंने टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, इसीलिए मुझे मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मिल गई. उसको मैंने वापस टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल पर केल्विन मिल गई. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एस मिक्सिंग का. अब डेल्टा जी मिक्सिंग पर जाता हूँ. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये फॉर्मूला होता है भाई, घबरा मत, आएगा. डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अब डेल्टा जी मिक्सिंग मुझे निकालना है, इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एच मिक्सिंग.
बट डेल्टा एच मिक्सिंग तो जीरो होता है, इसीलिए डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग को मैं माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसी तरह इसके भी 3 फॉर्मूला मिल जाएंगे। सबसे पहले डेल्टा एस मिक्सिंग के फिर से वापस फॉर्मूला लिखता हूँ, माइनस आर समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई जूल पर केल्विन में, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेसन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई इन जूल पर केल्विन पर मोल में, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस एन आर समेसन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई जूल पर केल्विन में, ठीक है, जूल पर केल्विन में। माइनस आर समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई जूल पर केल्विन में, माइनस आर समेसन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई जूल पर केल्विन पर मोल में, एंड ये जूल पर केल्विन में वापस से देख ले। अब क्या करना है, माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग यूनिट क्या आएगा भाई डेल्टा जी का, ये एक एनर्जी टर्म ही है इसलिए सिर्फ जूल आएगा, जूल पर केल्विन नहीं आएगा। डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई जूल में आएगा। डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी समेसन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई, ये किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा। अगेन मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू एन आर टी समेसन ऑफ, एन आर टी है भाई ये, एन आर टी समेसन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई, ये हो रहा है जूल में, ठीक है। देख ले, थर्मो अभी ख़त्म नहीं हुई है, असली थर्मो अभी स्टार्ट हुई है, असली थर्मो अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज के फंक्शंस के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आएंगे, बहुत कुछ आएगा भाई। थर्मोडायनेमिक्स 25 घंटे का टॉपिक है, 25 घंटे का, ठीक है। देखते हैं तेरा कितने घंटे में ख़त्म होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो 25 घंटे, ऑनलाइन में 25, ऑफलाइन में 25 घंटे तो लेगा ही लेगा मिनिमम। मेरी स्टाइल से पढ़ाने में बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो 25 से 30 घंटा लेगा ही लेगा, ठीक है। सो अभी तो थर्मो आधा चल ठीक है, जेएम के लेवल के लिए आधा हो गया, बाकी तो ओपन सिस्टम भी है गेट के लिए, तो काफ़ी कुछ बाकी है, ठीक है। हाँ, सो ये हो गया तेरा मिक्सिंग का फंडा। इसमें कुछ ऐड कर देना है, गिब्स पैराडॉक्स, लिख्स गिब्स पैराडॉक्स, विरोधाभास, पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। इफ सेम गैस of same or different amount are mixed ideally and there is no any other gas present. If same gas of same or different amount are mixed ideally and no other gas are present in the mixture, then delta S mixing is equal to delta G mixing is equal to 0. ये होता है गिब्स पैराडॉक्स। और दूसरी एक नोट लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डेल्टा एस मिक्सिंग इज मैक्सिमम, डेल्टा जी मिक्सिंग इज मिनिमम फॉर मिक्सचर ऑफ n gases, if mixture of n gases. If n1 is equal to n2 is equal to up to nn is equal to 1 by n. अगर सपोज मेरे मिक्सचर में n गैसेस का आइडियल मिक्सिंग मैंने किया हुआ है और सब
n गैसेस है, उन सबका आइडियल मिक्सिंग करना है मुझे। अगर मुझे डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम चाहिए, डेल्टा जी मिक्सिंग मिनिमम चाहिए, मतलब एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, हाई एकदम बेस्ट मतलब बोलूँ डेल्टा एस मिक्सिंग मैक्सिमम चाहिए, डेल्टा जी मिक्सिंग मिनिमम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सब के मोल सेम लेने होंगे। और कितने, 1/n जितने। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर N2 प्लस O2 का, इसको बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर, उसमें 2 कंपोनेंट्स है इसीलिए, राइट। सो n ऑफ N2 इज इक्वल टू n ऑफ O2 इज इक्वल टू, अगर मैं 1/2 लूँ तो डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम, डेल्टा एस डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू मिनिमम। तू कर सकता है भी ये, ठीक है, ये वैल्यू रख के तू फॉर्मूला में रख सकता है, तुझे पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। अब ये ग्राफ आता है वो देख ले, इसी के लिए बाइनरी मिक्सचर के लिए बेल शेप कर्व आता है, डेल्टा एस मिक्सिंग, और यहाँ पर ए के मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन 0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0 एंड बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.9, यहाँ पर 0, ठीक है। ए के मोल फ्रैक्शन इस तरफ, बी के मोल फ्रैक्शन इस तरफ, 0 to दिस। बाइनरी मिक्सचर है ए एंड बी गैस का, इसके मोल फ्रैक्शन की ये वैल्यू दी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.1, दिस वन। उसका अगर डेल्टा एस मिक्सिंग का ग्राफ में ड्रॉ करूँ, बाइनरी मिक्सचर है तो मुझे क्या मिलेगा। और अगर मैं ये कंडीशन फॉलो करूँ, अगर मैं देख, हाँ आई एम सॉरी, अलग अलग मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिला ग्राफ, ये ग्राफ मिला, ये ग्राफ मुझे मिला। तो देख 0.5 पर जब दोनों की मोल फ्रैक्शन 0.5 है, दोनों के मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तब जाके मुझे डेल्टा एस मैक्सिमम मिला। और उसी तरह डेल्टा जी मिक्सचर और अगेन ए एंड बी के मोल फ्रैक्शन, ए के मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में, बी के मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ 0.5 दोनों का, इसका 0.1 और इसका 0.1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका 0, यहाँ पर इसका 0, ठीक है। सॉल्यूशन में तू देखेगा ये सब चीज़ें, तो उसके लिए ये इस तरह का आता है, दिस वन। तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू मिनिमम मिलती है, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू मिनिमम मिलती है, ठीक है। ये होता है बेल शेप, ये बाउल शेप, कटोरा है ये और ये बेल है, ठीक है। सो यहाँ पर एंट्रोपी का सब कार्यक्रम ख़त्म होता है, ठीक है। एंट्रोपी का कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस इक्वेशन एंड उसी का इंटीग्रेटेड क्लॉसियस इक्वेशन, उसे कहते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये ख़त्म होने के बाद तुझे आई थिंक 2 प्रैक्टिस शीट तो दूंगा ही दूंगा और सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तब तक लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, ओके, बाय।